का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। स्पेशल रिपोर्ट पे आपका स्वागत है। और स्पेशल रिपोर्ट पे आज हम बात करेंगे खबरदार भूटान से ललकार। जी हां, भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में हुई कार विस्फोट की घटना पर दुख जाहिर किया और साथ ही यह भी कहा कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली विस्फोट की घटना को आपको बता दें, उसको लेकर साफ तौर पे साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि वे बीती रात जांच एजेंसियों के संपर्क में रहे और धमाके से जुड़ी जानकारी लेते रहे। पीएम मोदी ने थिम्फू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी को मन को व्यथित कर दिया है और मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। तो दिल्ली धमाके को दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कही है। और हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ने। अखिलेश, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा दिल्ली धमाके को लेकर भूटान में कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या जानकारी आपके पास इस बीच है? देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने भूटान में दिल्ली में हुए धमाके को लेकर कहा कि वो भूटान तो आए हैं लेकिन बहुत भारी मन लेकर आए हैं। और भूटान पहुंचने पर भारी मन का हवाला देते प्रधानमंत्री कहा कि यह घटना बेहद भयानक है, इस घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस साजिश के पीछे जो भी लोग हो सकते हैं उनको भी किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जो भी जिम्मेदार है उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। कहा कि भारतीय एजेंसियां इन सभी चीजों की जांच में जुटी है। जल्द ही भारतीय एजेंसियां उन सभी का पता लगा लेगी कि इस हमले के पीछे कौन लोग थे, हमला करने वाले कौन लोग शामिल थे और कहां से इसके पीछे के मास्टरमाइंड लोग थे जिन्होंने इसकी पूरी रणनीति तैयार की थी। तो प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे के दौरान एक तरह का कहा जाए तो प्रधानमंत्री ने व्यथित मन से सारी जानकारी दी। हालांकि प्रधानमंत्री जब भूटान पहुंचे तो भूटान के लोगों ने भारत में हुए बम ब्लास्ट को लेकर, धमाके को लेकर उन्होंने लोगों के प्रति प्रार्थना भी की और संवेदना भी व्यक्त की। लेकिन अखिलेश, इस बीच जैसा कि प्रधानमंत्री खासकर दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसको लेकर जिस तरह से अपडेट दे रहे हैं और जो बात वो कह रहे हैं, क्या माना जाए इंटेलिजेंस एजेंसियों पर एक बहुत बड़ा दबाव बढ़ गया है? और ऐसा लग रहा है कि शायद इन मॉड्यूल को लेकर, जिसे व्हाइट कॉलर मॉड्यूल कहा जा रहा है या व्हाइट कॉलर नेटवर्क कहा जा रहा है, उसमें बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं, बड़ी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। देखिए, दिल्ली धमाके को लेकर केंद्र सरकार पर तमाम तरह के सवाल विपक्ष भले ही अभी ना उठा रहा हो, लेकिन अभी कुछ ही दिन के बाद संसद का विशेष सत्र शुरू होगा तो उसमें विपक्ष हंगामा भी करेगा, चर्चा की मांग भी करेगा, केंद्र सरकार से सवाल उठाकर क्या कार्रवाई की उस पर भी बात करेगा और पूछेगा कि जो घटनाएं हुई हैं जिनमें आतंकवादी की साजिश जैसी बू आ रही है, क्या इसको लेकर सरकार के पास कोई खुफिया इनपुट था? अगर सरकार के पास खुफिया इनपुट था तो उस खुफिया इनपुट पे सरकार के तरफ से क्या कदम उठाए गए,
क्या उसके तरफ से कोई कार्रवाई की गई थी, अलर्ट क्यों नहीं घोषित किया गया, तमाम तरह के सवाल सरकार पर खड़े होंगे और विपक्ष इसको छोड़ेगा नहीं। फिलहाल अभी खुफिया एजेंसी जांच में जुटी हुई है, सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है, एजेंसियां अपनी काम कर रही हैं और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अभी विपक्ष हर समय सरकार के साथ रहा है, सत्ता पक्ष का साथ देता रहा है। तो आज विपक्ष भी चुपचाप इन सारी चीजों पर नजरें बनाए हुए, लेकिन सरकार के दबाव में एजेंसियां इस कदर हैं कि उनको आनन फानन में कोई न कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, बड़ी गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी। इस जो मॉड्यूल है जिसके तहत कार धमाका किया गया है, उस मॉड्यूल में कौन शामिल थे, इसकी रचना किसने की, मास्टरमाइंड लोग कौन थे, तमाम चीजें हैं जिनको लेकर बड़ी बात आपने की। अखिलेश के तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, घटना की तह तक जाएंगी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खुद का दामन जला बैठे, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान मंगलवार को खुद आतंकी घटना का शिकार हो गया। देश की राजधानी इस्लामाबाद में एक आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि बम धमाका इतना तेज था कि G11 क्षेत्र के आसपास इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। बताया यह भी गया कि धमाके वाली जगह यहां मौजूद एक कोर्ट के बिल्कुल करीब है। इस घटना पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शोक जाहिर किया है। उन्होंने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह घटना सबक है। उन्होंने इस धमाके की जिम्मेदारी इशारों में अफगानिस्तान पर डालते हुए कहा कि इस माहौल में काबुल के शासकों के साथ सफलतापूर्वक समझौते की उम्मीद बेकार है। तो अफगानिस्तान पर निशाना पाकिस्तान ने इस हमले के बाद साधा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी आपको बता दें ब्लास्ट देखने को मिला जिसमें 12 की जान चली गई है। खुद का दामन जला बैठे, ये बात साफ तौर पे पाकिस्तान के लिए सही बैठती है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला हुआ है और ये धमाका भी उतना भीषण था कि जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। और तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ये धमाका होता है और ये कोर्ट के पास धमाका होता है, धुएं का गुबार उठ रहा था और वही तरीके से गाड़ी में ब्लास्ट किया जाता है। और पाकिस्तान इसको लेकर अफगानिस्तान पर एक तरह से हमलावर है और अफगानिस्तान पर जिसे कह सकते हैं उसने जमकर निशाना साधा है। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला हुआ है। भीषण धमाके में 12 लोगों की जान भी चली गई है। और अखिलेश हमारे विशेष संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी आत्मघाती हमला हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और किस तरह की बयानबाजी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही है? देखिए, पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में जो 12 बजे एक ब्लास्ट हुआ उसे सुसाइड अटैक कहा जा रहा है। इसमें करीब 12 लोगों की मौत हो गई, करीब 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना स्थल में जो सुसाइड अटैक हुआ है उसमें जो व्यक्ति सुसाइड अटैक में शामिल था उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ गए। बताया ये भी जा रहा है कि जो इस्लामाबाद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उस समय जब ये घटना हुई है तो उस समय पर वहां पर भीड़ भाड़ थी। 27 लोगों के जो घायल होने की खबर है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ वो इतना भीषण था, इतना ताकतवर था कि उसके बगल की कुछ दूरी पर से पुलिस लाइन के हेडक्वार्टर से धमाके की वजह से शीशे टूटे हैं, दीवारें तक चिटक गई हैं। वहीं ये बताया जा रहा है कि कल भी आर्मी के किसी एक स्कूल पर हमले की कोशिश की गई जिसे आर्मी ने नाकाम कर दिया गया। इससे पहले भी, इसी सप्ताह पहले भी पाकिस्तान के कोर्ट परिसर में ब्लास्ट किया गया, उसमें खैर कोई हताहत नहीं हुआ था, कुछ लोग घायल हुए थे। लेकिन अखिलेश, ये जो हमला हुआ है क्या किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी अभी तक ली है? फिलहाल पाकिस्तान के इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में हुए हमले के
में अभी किसी भी आतंकवादी गुट के तरफ से इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। फिलहाल पाकिस्तान सरकार के तरफ इसकी जांच कराई जा रही, और जहां तक सवाल उठता है कि इसके पीछे सरकार किसको मसला मान रही, तो वो कह रही कि अफगानिस्तान में मसला हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी सक्रिय हैं या आतंकवादी गुट वहां बैठे हुए हैं, जो लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनमें किसी के द्वारा अभी जिम्मेदारी लेने की बात नहीं कही गई है। ना तो किसी तरह अभी कोई वहां पाकिस्तानी एजेंसियों को सूचना मिली है या कोई सुराग मिले हैं जिससे वो तय कर पाते कि आखिरकार पाकिस्तान के इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुए ब्लास्ट में करीब 12 लोगों की मौत हो गई और करीब 27 लोग घायल हुए हैं। उसके पीछे कौन गुट शामिल था, ये अभी तक की पुख्ता जानकारी पाकिस्तान नहीं कर पाया है। ठीक है अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो पाकिस्तान में भी ब्लास्ट हुआ है और 12 लोगों की आपको बता दें इसमें मौत हो गई। और चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। दलीलें नहीं खरी, आजम बरी। रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सपा नेता आजम खां को बरी कर दिया। यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एसडीएम सदर पीपी तिवारी की तहरीर पर दर्ज हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी की ओर से सपा नेता आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज कराया गया था। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था। उस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस पूरी हो चुकी थी। बता दें कि सुनवाई के लिए सपा नेता आजम खां दोपहर में कोर्ट पहुंचे, जहां पर मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने साक्ष्य के अभाव में सपा नेता को बरी कर दिया। हम पूरे परिवार के साथ मुजरिम बने। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी मरी हुई माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त अहबाब, जिनमें आज भी और तमाम सबूत देने के बावजूद हमने तो ये सुना था और जाना था, पढ़ा भी था ये, क्योंकि हम लॉ ग्रेजुएट भी हैं। हमने ये पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो या ऑडियो एविडेंस के बाद मुजरिम को फांसी के तख्ते से उतार दिया जाता है, और अगर कोई बेगुनाह साबित हो चुका है और इस तरह की कोई एविडेंस उसके खिलाफ आ जाए तो भड़काऊ भाषण पर आजम जो है वो बरी हो गए। और मनीष हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आजम खां को बड़ी राहत मिली है, भड़काऊ भाषण केस में बरी हुए आजम खां, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है आजम खां के लिए जो है अच्छे दिन के सफर को देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से जेल से रिहा होने के बाद फिर एक और मामले में जो है आज वो बरी हो गए। 2019 से के लोकसभा के चुनाव के दौरान जो है उनके तरफ से एक भड़काऊ भाषण दिया गया था, जिसके तहत एमएलसी कोर्ट में जो है मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर जो है लगातार सुनवाई चल रही थी। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए आज फिर उनको एक राहत मिली है। सबूतों के अभाव में बताया गया है कि उनको जो है उनको इस पूरे मामले से बरी किया जाता है। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से लगातार जो एक मैसेज है आजम खां के लिए वो मिलता जा रहा है, और वो अपनी मजबूती के साथ जो एक संदेश था कि उनके ऊपर फर्जी तरीके से जो है मामले दर्ज कराए गए हैं, वो उनको जो है कोर्ट के द्वारा एक समय में हर मामले से बरी होंगे। हालांकि इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बयान दे चुके हैं। जब वो जेल से छूटे थे उनका कहना था कि आजम खां के ऊपर 100 से भी ज्यादा मामले जो दर्ज हैं वो पूरी तरीके से राजनीतिक मामले हैं, फर्जी तरीके से मामले हैं। हमारी सरकार बनने के बाद सभी मामलों को हटा दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी आजम खां के पक्ष में इस प्रकार से अखिलेश यादव ने बयान दिया, लेकिन ये एक और बड़ी राहत की बात है आजम खां के लिए, जिस प्रकार से एक भड़काऊ भाषण में एक बार फिर उनको
कोर्ट के द्वारा रिहाई मिली है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो भड़काऊ भाषण केस में फिलहाल आजम बरी हुए हैं और नहीं मिल पाए आजम के खिलाफ साक्ष्य, जिसकी वजह से आजम बरी हुए हैं। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राहुल को भारी गम, रामचेत का निधन। जी हां, यूपी के सुल्तानपुर में रामचेत मोची का कैंसर और टीबी की गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया। ये वही रामचेत मोची हैं जिनकी चर्चा अभी हाल में बिहार विधानसभा प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कई मंचों से की थी। मालूम हो कि 2024 में कांग्रेस नेता ने रामचेत से सुल्तानपुर स्थित उनकी दुकान पर मुलाकात की थी। राहुल उनकी दुकान पर काफ़ी देर तक बैठे थे। इसके बाद उन्हें अपने दिल्ली आवास पर भी बुलाया था। वही रामचेत की मौत की जानकारी लगते ही राहुल गांधी ने सुबह सुबह परिजनों से मोबाइल पर बात की और राहुल ने शोक संवेदना जाहिर की। इसके साथ ही अमेठी और सुल्तानपुर से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भेजकर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। टीवी रामचेत का निधन हुआ है। ये वही रामचेत है जिनसे बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मुलाकात करी थी, बात करी थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और यही रामचेत फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसको लेकर राहुल गांधी ने प्रतिनिधिमंडल भी भेजा है परिवार की हर संभव मदद करने के लिए। सुल्तानपुर की खबर आपको बता रहे हैं। राहुल ने परिवार को मदद का भरोसा दिया है। रामचेत मोची का निधन हुआ है। कैंसर टीबी से परेशान चल रहे थे रामचेत और उनका निधन हो गया। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे कोहली को राहत, 18 साल बाद रिहाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निठारी हत्याकांड के दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की क्यूरेटिव याचिका स्वीकार कर ली है, जिसके बाद अब वह जेल से बाहर आ सकेगा, क्योंकि बाकी सभी मामलों में वह पहले ही बरी हो चुका है। बता दें कि आदेश मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने दिया। इसने कोहली की याचिका पर खुले कोर्ट में सुनवाई की थी। अदालत ने कोहली की सजा को रद्द करते हुए कहा कि अगर वह किसी और मामले में वंचित नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। ये फैसला उन परिवारों और कानूनी हलकों के लिए अहम है जो पिछले 18 सालों से इस मामले पर नजर रखे हुए थे। तो निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली की रिहाई का जो रास्ता है वो फिलहाल साफ हो गया है। कोहली को सुप्रीम कोर्ट से लंबे वक्त के बाद एक बड़ी राहत मिली है। 18 साल से रिहाई का रास्ता देख रहा था, जिस पर फिलहाल सुरेंद्र कोहली को बड़ी राहत मिली है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, निठारी कांड आपको याद होगा जिसने पूरे देश को हिला दिया था। बड़े पैमाने पर उसमें साफ तौर पे गिरफ्तारियां हुई थी और ये तस्वीरें आप निठारी कांड में देख सकते हैं, जहां पर बच्चियों के जो शव हैं वो मिले थे नाले से। और उसके बाद इस पूरी जांच प्रक्रिया में सुरेंद्र कोहली जो है इस लंबे वक्त से जेल काट रहा था और अब दोषी सुरेंद्र कोहली को बरी किया जाएगा। 18 साल बाद जो रिहाई का रास्ता है वो फिलहाल साफ हुआ। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 18 साल बाद रिहाई का रास्ता
साफ हुआ है। और विशेष संवाददाता अखिलेश इस खबर पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, 18 साल बाद निठारी कांड को लेकर दोषी सुरेंद्र कोहली के लिए ये राहत की खबर है, क्या जानकारी है अखिलेश? अखिलेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ अखिलेश, क्या कहेंगे? हाँ बोलिए। हाँ अखिलेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? अखिलेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो खबर के बारे में जानकारी दें। तो शायद मुझे लग रहा है कि अखिलेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने और अगली अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोच का रुतबा बरकरार, आईजीआरएस में पहला स्थान। खबर जालौन से है, जहां जिले के कोच तहसील ने एक बार फिर से पूरे जनपद में मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत आने वाली आईजीआरएस पोर्टल में अक्टूबर माह की रैंकिंग में कोच तहसील ने पहला स्थान हासिल कर जिले की अन्य तहसील उरई, कालपी और माधवगढ़ को पीछे छोड़ दिया है। ये उपलब्धि तहसील स्तर पर उत्कृष्ट जनसुनवाई, निस्तारण और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के कारण मिली है। आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में कोच तहसील को 100% अंक प्राप्त हुए। उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पूरी टीम की मेहनत है और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उनके अधीनस्थ राजस्व कर्मियों, लेखपालों और कर्मचारियों ने हर शिकायतों को गंभीरता से लिया और आखिरकार हमें जो है वो पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसमें सभी की मेहनत है। पहले बता दिए होता, हम आईडी लेते हैं तो भेजनी पड़ेगी। अब कि सभी को अवगत है कि आईजीआरएस के थ्रू आम जनता जो है वो अपनी कंप्लेन दर्ज कराती है और उसका निस्तारण संबंधित विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा करवाया जाता है। तो आईजीआरएस की प्राथमिकता यही होती है कि अगर जनता कोई शिकायत कर रही है तो आप उस जगह पर जाएं जिस क्षेत्र से संबंधित समस्या है और उनसे शिकायतकर्ता से संपर्क करके उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। शासन की भी यही मानता है कि जो भी शिकायत होती है उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं